पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और आपको सीएनसी एंड ऑटोमेशन एक सब्जेक्ट है जिसमें मैं सिस्टम डिवाइसेस पढ़ाऊंगा। तो ये है टेबल ऑफ कंटेंट। तो इसमें हम पढ़ाएंगे ऑटोमेशन और मेकाट्रॉनिक्स क्या होता है, एक्चुएटर्स क्या होते हैं हमारे, और सेंसर्स एंड ट्रांसड्यूसर, और सेंसर और ट्रांसड्यूसर के परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, और एलवीडीटी सेंसर पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं ऑटोमेशन से। तो ऑटोमेशन जनरली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ऑटो और मेटस। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और मेटस का मतलब होता है मूविंग। तो यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें सिस्टम खुद से ही मूव करता है, मूव इटसेल्फ। तो जैसे कि ऑटोमेशन का हिंदी में मीनिंग होता है स्वचालित। तो ऑटोमेशन जनरली होता है जिसमें कि हम मैनुअल वर्क को हम कम करते हैं, और जो वर्क हम ऑटोमेशन से लेते हैं वो वर्क हमारा क्या होना चाहिए, हमारे मैनुअल वर्क से ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। इन केस ऑफ पावर, प्रिसीजन और स्पीड की अगर हम बात करें तो ये है ऑटोमेशन की डेफिनेशन। ऑटोमेशन इज अ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज दैट रिजल्ट इन ऑपरेशन ऑफ मशीन्स एंड सिस्टम विदाउट सिग्निफिकेंट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड अचीव परफॉर्मेंस सुपीरियर टू द मैनुअल ऑपरेशन। तो इसमें मेन ये है कि हमारा जो है मानव का जो हस्तक्षेप है उसे हम ऑपरेशन में कम करते हैं, और जो कि हमारी क्वालिटी आती है वो हमारे सुपीरियर होनी चाहिए जो हमें मैनुअली वर्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसके मेन जो हमारा है कि हमारा जो सिस्टम होता है ऑटोमेशन सिस्टम, ऑटोमेटिक सिस्टम होगा, उसमें हमारा क्या होगा, डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब वो खुद से डिसीजन ले सके, और द एबिलिटी टू कैरी आउट दिस डिसीजन, और एबिलिटी होनी चाहिए कि इसको कैरी आउट कर सके डिसीजन को, और इस डिसीजन के बेसिस पे हमारा करेक्ट परफॉर्मेंस कर सके, इवेलुएट और परफॉर्मेंस को करेक्ट कर सके। कि जैसे एक हम बहुत छोटा सा एग्जांपल देते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा बॉक्स है जिसे हम रोबोटिक आर्म के द्वारा उठा के साइड में रखते हैं असेंबली लाइन का। सपोज ये जो हमारा सॉर्टिंग ऑपरेशन का है, तो इसमें हम बॉक्स को उठा के हम रख रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पहले हमारा जैसे मैनुअल वर्क होता है कि मैनुअल पहले देखता है, हमारा सेंस करता है, पहले इनपुट हमारे सेंसर से आते हैं। इस तरह हमारे रोबोटिक्स में भी होता है कि हमारे सेंसर जो होते हैं वो इनपुट देते हैं हमें, और फिर हम देखते हैं, फिर प्रोडक्ट को उठाते हैं और उस पर हम डिसीजन लेते हैं कि इसको कहाँ पर रखना है, साइज़ के अकॉर्डिंग। जैसे हम सॉर्टिंग कर रहे हैं साइज़ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, और हमारे कलर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे भी हम सॉर्टिंग कर रहे हैं तो हम डिसीजन लेते हैं। तो इसी प्रकार हमारा क्या होता है कि सेंसर्स होते हैं जो कि हमारे इनपुट का काम करते हैं। उसके बाद उसमें प्रोसेसिंग यूनिट होता है जो कि उसे प्रोसेस करना है, कि उसे हम प्रोग्राम करते हैं कि कहाँ उसे रखना है, और उस हिसाब से फिर हमारा वहाँ पर हम एक्चुएशन उसे देते हैं। एक्चुएटर्स काम करता है डिसीजन के अनुसार, और उसको हम वापस जहाँ पर हमें रखना है वहाँ पर रखते हैं। और इसका ज़्यादातर उपयोग आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज़ में भी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है हमें मैनुअली उतना अच्छा आ नहीं पाता है, और मैनुअली हमारा पॉसिबल भी नहीं है, कई जगह पे तो पॉसिबल भी नहीं है हमारा परफॉर्मेंस बिना ऑटोमेशन के हमें अच्छे देने का। तो इस वजह से हम ऑटोमेशन की यूज करते हैं। तो एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ऑफ ऑटोमेशन की बात करें तो हमारा लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो हमारी इंक्रीज करती है, और हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो रिड्यूज होता है, क्योंकि हमारे कम लेबर की आवश्यकता होती है। इस वजह से हमारा लेबर कॉस्ट जो होगा वो रिड्यूज होगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी जनसंख्या बहुत कम होती है, तो वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज होती है। तो उस शॉर्टेज को कम करने के लिए हमारा ऑटोमेशन वहाँ पर ज़रूरी हो जाता है, और वहाँ पर लेबर की शॉर्टेज जो है ऑटोमेशन के द्वारा की जाती है। शॉर्टेज को दूर जो करते हैं वो ऑटोमेशन के द्वारा हम करते हैं। और कई सारी जगह हैं जहाँ पर वर्कर की सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस जगह पे हम ऑटोमेशन यूज़ करते हैं। जहाँ पर हमारी लाइफ, मानव की जो लाइफ है वो रिस्क में रहती है, तो वहाँ पर हम ऑटोमेशन यूज़ करते हैं। जैसे हमारा स्पेस हो गया, स्पेस में हमारा बिना ऑटोमेशन के बहुत पॉसिबल ही नहीं है। स्पेस में हमारा जो भी चीज़ सैटेलाइट लॉन्च करते हैं और ये सब जो करते हैं। और हमारा जो अगला पॉइंट है टू इम्प्रूव द प्रोडक्ट क्वालिटी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो हम इम्प्रूव करते हैं, इससे जो गुणवत्ता होती है वो हमारी प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही हमारे नैनो चिप्स बनाने और ये सब बनाने हैं, तो वो हम ऑटोमेशन से करते हैं ताकि हमारे अच्छे क्वालिटी के चिप्स और हमारे प्रोसेसर ये सब सारे बन सके। और हमारा अगला पॉइंट है टू रिड्यूस द मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम। तो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम को हमारा रिड्यूस होता है
कि जैसे हमारा कोई भी प्रोडक्ट कहीं पर भी बन रहा है तो हमें पता चलता रहता है, ऑटोमेशन से पता चलता रहता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और उस हिसाब से हमें इन्वेंट्री कंट्रोल कितनी करनी है और हमें कितने प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है हमारे रिक्वायरमेंट को मीट कराने के लिए, जो डिमांड हमारी आ रही है उसको प्रोड्यूस करने, डिमांड को एकम्प्लिश करने के लिए। और कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो मैनुअली नहीं हो सकते तो वो ऑटोमेशन के जरिए हमारे हो जाते हैं। और जहाँ पर हमारा ऑटोमेशन की वजह से हमारे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग रहा है तो वहाँ पर हम ऑटोमेशन ला के उसके कॉस्ट को कम करते हैं। तो ये हमारे एडवांटेज हो गए। और डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसका मेन ये है कि इसके जो हमारे सेटअप कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर ऑटोमेशन सिस्टम हमारा कहीं पर ख़राब होता है तो हमारे इसमें टेक्नोलॉजी लगती है, बाहर से बुलाने पड़ते हैं एक्सपर्ट्स को, तो उसकी वजह से इसका मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो हमारा हाई हो जाता है। और अनएम्प्लॉयमेंट हमारा जो है बढ़ जाता है, बेरोजगारी हमारी ऑटोमेशन से बढ़ती है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और तो जैसे हम ऑटोमेशन की बात कर रहे थे तो ऑटोमेशन का एक मेन कंपोनेंट है हमारा, मेन जो हमारा ऑटोमेशन को डिफाइन करते हैं तो उसमें हमारा मेकाट्रॉनिक सिस्टम यूज होता है। तो देखते हैं मेकाट्रॉनिक सिस्टम क्या होता है। तो मेकाट्रॉनिक सिस्टम जो हमारा है, मेकाट्रॉनिक्स जो वर्ड है वो हमारा जनरली दो शब्दों से मिलकर बना है, मैकेनिकल से मैकेनिज्म, मैकेनिज्म प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैकेनिज्म का हमारा मेका और इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रॉनिक्स हमारा मिलकर मेकाट्रॉनिक्स बनाता है। तो मेकाट्रॉनिक्स में जनरली हमारे कई सारे इंट्राडिसिप्लिनरी हमारा सब्जेक्ट है, इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कंट्रोल और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की आवश्यकता होती है। ये सारे का कम्बिनेशन से हमारा बनता है, क्योंकि मैकेनिज्म जो होगा किसी भी पार्ट की डिज़ाइन करेंगे उसमें जो मैकेनिज्म यूज होगा वो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू वो बनेगा। और उसको अगर हमें अगर कंट्रोल करना है तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल और हमारा कंट्रोल सिस्टम जो यूज होगा और सेंसर्स यूज होंगे वो हमारे इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हमारा कंट्रोल इंजीनियरिंग के द्वारा उसको सेटिस्फाई किया जाएगा, उसको फुलफिल किया जाएगा। और हमारा जो अगला आएगा वो कंप्यूटर साइंस, जो भी हमारा प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट जो हमारा कम्युनिकेशन होगा उसके लिए सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। प्रोडक्ट और ह्यूमन के बीच में जो हमारा मशीन और ह्यूमन के बीच में जो इंटरेक्शन होगा उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी। तो वो कौन डिज़ाइन करेगा? वो हमारा कंप्यूटर साइंस डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमारे इंट्राडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। तो इसमें देखते हैं मेकाट्रॉनिक सिस्टम के हमारे मेन कंपोनेंट क्या होते हैं। तो पहला हमारा है सेंसर्स। तो सेंसर्स हमारे क्या करते हैं, जो भी हमारे वातावरण है उससे हम जो भी इनपुट लेते हैं, जो भी चीज़ सेंस कराना है, जैसे हमें टेम्परेचर सेंस कराना है तो उसके लिए हमें सेंसर्स की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद इनपुट सिग्नल कंडीशनिंग एंड इंटरफेसिंग की। तो हमारा जो भी इनपुट है तो उसको हम अगर हमारा इनपुट अगर हमारा एनालॉग आ रहा है, अगर सेंसर हमारा एनालॉग हमारा सप्लाई कर रहा है, आउटपुट जो सेंसर आउटपुट दे रहा है, तो उसे हम, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर जो है हमारा डिजिटल कंट्रोलर और माइक्रो कंट्रोलर जो है वो हमारा डिजिटल लैंग्वेज को समझता है, 0 और 1 को समझता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिग्नल को कंडीशनिंग करेंगे। अगर वो सिग्नल कम आ रही है तो हम उसे एम्पलीफाई करेंगे और अगर उसमें कुछ नॉइस है तो उसे हम फिल्टर करेंगे। और एनालॉग सिस्टम को हम डिजिटल सिस्टम में हम एनालॉग सिग्नल है तो उसको हम डिजिटल सिग्नल में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमारा कंट्रोलर के पास आएगा। कंट्रोलर क्या करेगा, हमारा उसको कंट्रोल करेगा और जैसे हम प्रोग्राम करेंगे उस हिसाब से वो उसको इनपुट को हमारे चेंज करेगा और हमारा जो हमें आउटपुट चाहिए उस हिसाब से देगा। तो उसके बाद जो हमारा है एक्चुएटर आता है। तो एक्चुएटर में हमारा क्या करेगा, एक्चुएटर जो हमारा है वो एनालॉग पे भी हमारा काम करता है, एनालॉग पे काम करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आउटपुट सिग्नल कंडीशनिंग और इंटरफेसिंग लगाएंगे, क्योंकि जो माइक्रो कंट्रोलर से आ रहा है वो हमारा डिजिटल आउटपुट ही आ रहा है। तो उस आउटपुट को हम फर्दर एनालॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम एनालॉग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर लगाएंगे और उसे एम्पलीफाई करेंगे और फिर हमारा एक्चुएटर में जाएगा। एक्चुएटर हमारा क्या करेगा, जैसे हमारे हाथ के मसल्स होते हैं वैसे ही हमारा मोशन प्रोवाइड उसको करवाएगा। हमारे जो भी हमारा जो सिस्टम है, जो भी हमारा अगर आर्म है, रोबोटिक आर्म है, तो उससे हमारा मोटर लगी होती है, तो वो मोटर एक एक्चुएटर का काम करेगा जो कि उसे मोशन प्रोवाइड कराएगा। हमारा जो सिस्टम कनेक्टेड है, मैकेनिज्म जो हमारे कनेक्टेड है उसको मोशन प्रोवाइड कराएगा। और ग्राफिकल डिस्प्ले हमारे दिखाएगा कि हमारा आउटपुट कैसा आ रहा है, जो भी हमारा डिस्प्ले है। तो ये हो गए हमारे मेकाट्रॉनिक सिस्टम कंपोनेंट्स। और इसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा एक्चुएटर्स। तो एक्चुएटर्स की पहले थोड़ा सा डिफिनेशन देख लेते हैं। एक्चुएटर इज ए कंपोनेंट ऑफ अ मशीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग एंड कंट्रोलिंग अ मैकेनिज्म और अ सिस्टम। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक्चुएटर हमारा कंपोनेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा किसी भी चीज़ को, मैकेनिज्म को मूव कराने में और कंट्रोल कराने में, मूवमेंट करवाने में। तो जैसे हमारा ये हाथ है, तो हमारा हाथ जब भी हम उठाते हैं तो हमारा क्या होता है कि जो मसल्स कनेक्टेड होती हैं
वो हमारे एक्चुएशन का काम करती हैं, उसको मोशन प्रोवाइड करती हैं। तो इसी तरह हमारा जो है हमारा एक्चुएटर जो होता है, इसमें एक्चुएटर मेनली 3 टाइप के होते हैं, हमारा इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक होते हैं। तो देखते हैं 1 बाय 1। तो जनरली इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स में हमारे आते हैं डीसी मोटर, एसी मोटर, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर एंड लीनियर एक्चुएटर। तो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स जो होते हैं जनरली इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करते हैं, और डीसी मोटर जो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये डीसी मोटर जो हमारा डीसी करंट पे काम करता है, और एसी मोटर हमारा एसी करंट पे काम करता है। और स्टेपर मोटर जो हमारा होता है वो इसमें क्या करते हैं हम कि पल्स के फॉर्म में हम एनर्जी को देते हैं। तो जितना हम पल्स देते हैं उस हिसाब से हमारा उतना ही आउटपुट, उतना ही हमारा रोटर जो है वो मूव करता है, मोटर हमारा मूव करता है। तो हमने 1 पल्स दिया तो उस हिसाब से हम सेटिंग करते हैं कि 1 पल्स हमारे देने पे 6 डिग्री, 5 डिग्री, 1 डिग्री कितना मूव करेगा, उस हिसाब से हम कैलकुलेशन करते हैं और उस हिसाब से हम स्टेपर मोटर उस स्टेप का हम बनाते हैं। उसके बाद स्टेपर मोटर जो जनरली होता है वो हमारा ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम होता है इसमें, क्योंकि इसमें फीडबैक सिस्टम हमारा नहीं होता है। और सर्वो मोटर की बात करें तो ये भी सिग्नल्स पे ही काम करता है, हमारा पल्स पे ही काम करता है, लेकिन इसमें हमारा इनकोडर और फीडबैक डिवाइसेस लगे होते हैं, ठीक है। और लीनियर एक्चुएटर की बात करें तो लीनियर एक्चुएटर हमारा जैसे कि सोलेनाइड पे हो गया, सोलेनाइड हमारा एज ए लीनियर एक्चुएटर काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि हम जैसे ही करंट हम कॉइल में प्रोड्यूस करते हैं हमारा, तो हमारा क्या होता है कि जो हमारा सिलेंडर होता है, जो हमारा मैग्नेटिक कोर होता है उसमें, तो वो मूव करता है जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। और न्यूमेटिक की बात करें, न्यूमेटिक एक्चुएटर की बात करें तो न्यूमेटिक एक्चुएटर में क्या करते हैं हम कि हमारा जो न्यूमेटिक एक्चुएटर सिस्टम है वो जनरली हमारा एयर, जो नॉर्मल एयर है उस पर काम करता है हमारा। तो हम कंप्रेसर में पहले कंप्रेस करते हैं एयर को, फिर हम सप्लाई करते हैं, कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं। और इसमें जो न्यूमेटिक सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं कि एयर जो है हमारा 6 बार से 10 बार तक, हमारा 2 से 10 बार तक हम यूज करते हैं। तो ये लाइट वेट के लिए हमारा यूज होता है, लेस कैरिंग कैपेसिटी होती है इसकी, लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो इसमें जनरली जो हाइड्रोलिक्स होता है वो हमारा हैवी वेट पे काम करता है, हैवी लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है। तो ये हमारा 100 बार तक हमारा काम करता है प्रेशर, 100 बार से 200 बार, मतलब 8 to 10 to 100 और 200 बार तक हमारा काम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा न्यूमेटिक एक्चुएशन सिस्टम है हमारा। तो इसमें हमारा क्या है कि हमारा जो पहला यूज होता है इसमें हमारा इनटेक फिल्टर यूज होता है। तो इनटेक फिल्टर में क्या होता है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर का एयर है वो फिल्टर होता है, उसमें जो भी डस्ट पार्टिकल होते हैं उसे फिल्टर कर लिया जाता है, और हमारा कंप्रेसर उसे फर्दर कंप्रेस करता है। तो जैसे हम कंप्रेस करता है कंप्रेसर, तो उसका हमारा टेम्परेचर और प्रेशर दोनों राइज होता है। तो हमारा टेम्परेचर को हमारा उसका कूल करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलर लगाते हैं। और जब हम कूल करते हैं तो उसमें जो हमारे जो एटमॉस्फेयर के जो हमारा वाष्प है वो हमारा क्या होता है, कंडेंस होने लगता है। तो उसको हम सेपरेट करते हैं। तो उससे हम जो वाटर पार्टिकल है जो हमारा वेपर के साथ आ गया था, एयर के साथ अंदर में आ गया था, हवा के साथ, तो उसे हम सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद आप देखे होंगे साइकिल वाले दुकान पे जो एक आपको बड़ा सा इस तरह रिसीवर टैंक दिखाई देता होगा, वो हमारा रिसीवर टैंक ही है, कंप्रेसर के साथ दिखाई देता है। तो वो हमारा रिसीवर टैंक होता है जिसमें कि हम कंप्रेस्ड एयर को हम रखते हैं। और इसके बाद आता है कि इसके बाद इसमें एक प्रेशर स्विच लगा रहता है जो कि कंट्रोल करता है कि हमारा रिसीवर में हमारा कितने प्रेशर का हमारा एयर है, तो उसका प्रेशर कंट्रोल करते हैं हम, इससे प्रेशर स्विच से हम कंट्रोल करते हैं। और हमारा सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट हमारा होता है। सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट में हमारा क्या होता है, क्योंकि हमारा जो एक्चुएटर है उसमें हमारा मूविंग पार्ट है, तो वो हमारा वियर और टीयर होगा, उसमें वो घिसेगा। तो उसके लिए हम इसमें क्या करते हैं, लुब्रिकेंट रखते हैं। हमारा कम अगर हमारा है तो उसमें हम जनरली FR यूनिट यूज करते हैं, और इसमें FRL यूनिट यूज करते हैं। FRL यूनिट मतलब फिल्टर, रेगुलेटर और लुब्रिकेटर की हम यूज करते हैं। अगर हमारे हैवी अगर इंडस्ट्री में यूज करते हैं तो हम FRL यूनिट करते हैं। और ऐसे ही अगर आप प्रोजेक्ट में देखें, मतलब जो स्कूलों में हमारे होते हैं, कॉलेजों में जो हमारे होते हैं सिस्टम एक्चुएटर, ये जो न्यूमेटिक सिस्टम होते हैं उसमें जनरली हम सेकेंडरी एयर ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं। वो जनरली हमारा जो कॉलेजों में जो होता है वो सिस्टम हमारा 6 बार तक ही होता है, और इंडस्ट्री में हमारे 10 बार तक होता है। वो काफ़ी हैवी लोड के लिए हमारा यूज होता है। और
कंट्रोल वाल्व लगाते हैं तो ये हमारा क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये वाला पोर्शन जो हमारा है वो डीसीबी है, ग्रीन कलर से आपको पुश बटन दिखाई दे रहा होगा, तो ये हमारा डीसीबी है। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्शन हमारा चेंज करने के काम आता है, फ्लो की डायरेक्शन। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुएटर, ये डबल एक्टिंग सिलेंडर है। तो उसमें पहली बार में हमारा एक साइड से जाएगा एयर, और सेकेंडरी जब हमारा रिवर्स होगा तो हमारे दूसरे साइड से प्रेशर जाएगा, ओपन हो जाएगा दूसरे साइड से। सॉरी, ये हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम है। तो हाइड्रोलिक एक्चुएशन सिस्टम में हमारे क्या होता है, पहला हमारा फ्लूइड टैंक होता है जिसमें कि हमारा जनरली ऑयल भरा रहता है, और हमारे ये फिल्टर्स लगे होते हैं जो कि हमारे उसमें से जो भी डस्ट पार्टिकल है जो भी है उसे हम फिल्टर करते हैं। उसके बाद हाइड्रोलिक पंप हमारा लगा होता है। हाइड्रोलिक पंप क्या करता है कि हमारा प्रेशराइज करता है उस फ्लूइड को, और प्रेशर रेगुलेटर होता है जिससे कि हम कंट्रोल करते हैं रेगुलेटर को। और बगल में उसके हमारा जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है वो हमारा है कंट्रोल वाल्व। ये जनरली डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, इसे डीसीबी के नाम से जानते हैं। तो ये कंट्रोल करता है कि एक साइड से फ्लूइड भेजता है तो हमारा एक्सट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन हमारा होता रहता है। एक तरफ हमारे आगे जाएगी और दूसरी साइड पीछे आएगी जब दूसरी साइड से हमारा होगा। हमारा कंट्रोल करेगा, अगर जब हमारा फ्लूइड जो कंट्रोल करेगा तो एक साइड से हमारा जाएगा तो हमारे दूसरे साइड पिस्टन आएगी, और फिर दूसरे साइड से करेगा तो दूसरे साइड फिर जाएगी वो। और यहाँ पर वेट कनेक्टेड होता है कि जो भी हमारा उठाना होता है वो इससे उठ जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंगल एक्टिंग, जनरली ये हमारे दो टाइप के होते हैं एक्चुएटर सिस्टम, जो हमारे न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक होते हैं। वो हमारा सिंगल एक्टिंग सिलेंडर होते हैं और डबल एक्टिंग सिलेंडर होते हैं। सिंगल एक्टिंग सिलेंडर में हमारा क्या होता है, जो हमारा एयर प्रेशर आता है, प्रेशराइज एयर आता है, वो हमारा यहाँ से अगर एक साइड से जाता है तो हमारा ये क्या करता है कि एक साइड से एक्सट्रैक्ट कर देता है। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से जाता है तो यहाँ पिस्टन को आगे भेजता है, और उसके बाद दूसरे साइड से हमारा जो होता है ये वेंट होता है। और इसमें क्या होता है, ये स्प्रिंग कंट्रोल होता है, तो दूसरे साइड हमें एयर वेंट होता है, तो एयर को उसकी ज़रूरत नहीं, प्रेशराइज की ज़रूरत नहीं है। अपने आप जो हमारा वहाँ से प्रेशर नहीं देते, रोक देते हैं, तो दूसरी बार अपने पहले पोजीशन पे पहुँच जाता है ये। और डबल एक्टिंग में हमारा क्या होता है, डबल एक्टिंग सिलेंडर में कि दोनों साइड से हम फ्लूइड डालते हैं, जो भी हमारा एयर है और हाइड्रोलिक्स है, ये जो लुब्रिकेशन है, लुब्रिकेंट जो हमारा रहता है वो हम डालते हैं, फ्लूइड जो भी रहता है। तो इसमें एक साइड से जब डालते हैं तो हमारा आगे बढ़ता है पिस्टन, और फिर दूसरे साइड से हम अगर उसे हम फ्लूइड को डालते हैं तो वो फिर हमारा दूसरे साइड आता है। तो ये जो आप फिगर देख रहे होंगे ये हमारा न्यूमेटिक सिलेंडर है। येलो, जनरली जो हमारा न्यूमेटिक जो पाइप्स होती हैं, ट्यूब होती हैं, उसको हम येलो से दिखाते हैं। तो ये हमारा लैब का है और ये इसमें हम न्यूमेटिक यूज कर रहे हैं। ये सिंगल एक्टिंग है। पहली बार जब हम प्रेशर देंगे तो ये एक्सट्रैक्ट होगा, आगे की ओर जाएगा सिलेंडर, पिस्टन जो हमारा आगे की ओर जाएगा, और दोबारा अगर हम प्रेशर फिर रोक देंगे, प्रेशर नहीं देंगे तो दोबारा हमारा स्प्रिंग कंट्रोल के थ्रू ये पीछे की ओर आ जाएगा। और इसमें हमारे दोनों साइड से हमारे है फ्लूइड, एक साइड से देंगे तो आगे जाएगा, और दूसरे साइड से फिर अगर हम फ्लूइड भेजेंगे तो फिर वो पीछे आ जाएगा। तो अब देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स की। तो इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स की एडवांटेज की बात करें तो इसकी वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी होती है पावर सप्लाई की, क्योंकि जनरली आप देखे होंगे कि जो भी पावर है वो इलेक्ट्रिकल पावर है वो हमारे ईजिली अवेलेबल होती है। तो ये इसका एक एडवांटेज है कि ये कहीं पर भी मतलब यूज कर सकते हैं हम, कहीं पर भी हम इजीली अवेलेबल, हमें ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करना होता है मोटर को और मोटर हमारी रन करने लगती है। और इसका कन्वर्जन रेट जो है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है वो काफ़ी ज़्यादा हाईली एफिशिएंट होता है, और हाईली रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी होता है। रिपीटेबिलिटी में मतलब मैं आगे अभी इसको डिस्कस करूंगा कि एक ही चीज़ को अगर सेम इनपुट दे रहे हैं तो सेम आउटपुट हमारा आता रहे तो उसको रिपीटेबिलिटी कहते हैं। और ये हमारा क्वाइट, और ये जनरली जो हमारा जो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक होता है, न्यूमेटिक जो यूज होता है और हाइड्रोलिक यूज होता है वो हमारे काफ़ी नॉइजी होते हैं, वो हमारे नॉइज प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे उसके कंपैरिजन में करें तो ये हमारे क्वाइट होते हैं और हमारे क्लीन और वेरी एक्सेप्टेबल इन्वायरमेंट में हम यूज करते हैं। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल हम इजीली कर लेते हैं उसको। और ये जो सिस्टम होता है, जो इलेक्ट्रिक एक्चुएटर्स होते हैं, ये हमारा कंपैरिजन करें तो लाइटर होते हैं हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक सिस्टम के। तो हाइड्रोलिक्स में जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा टैंक और हमारा डीसीबी और ये सब हम यूज करते हैं, और इसमें और अगर न्यूमेटिक की बात करें तो हम कंप्रेसर और कई सारे कंपोनेंट यूज करते हैं, तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा लाइटर होता है।
और डिसएडवांटेज की बात करें तो इसको हमें ज़रूरत पड़ती है मैकेनिकल ट्रांसमिशन की सिस्टम की। तो जैसे अगर हमारा मोटर चल रहा है तो अगर हमें कंट्रोल अगर स्पीड को हम कंट्रोल करना है कहीं, तो हम उसके साथ हमारा गियर बॉक्स जनरली इंडस्ट्री में लगा होता है और जो भी लगा होता है, तो उसको हम मैकेनिकल ट्रांसमिशन के थ्रू वो कन्वर्ट करते हैं, उसको मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे मोटर चल रहा है तो उसके ट्रांसमिशन के लिए हम बेल्ट ड्राइव्स भी आगे लगाते हैं, तो ये सब की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। और क्योंकि मैकेनिकल हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम यूज हो रहा है तो उसके लिए हमें एडिशनल पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी डिमेरिट ये है इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर्स की कि ये जनरली एक्सप्लोसिव जो हमारा जगह है, जैसे पेट्रोकेमिकल प्लांट हो गए, तो वहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम नहीं यूज करते हैं और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी हाई होती है। अब बात करते हैं न्यूमेटिक एक्चुएटर्स की। तो न्यूमेटिक एक्चुएटर्स जो हमारे होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं, अगर कंपैरिजन करें तीनों के तो ये हमारे काफ़ी सस्ते होते हैं और ईजिली, क्योंकि एयर ईजिली अवेलेबल होता है तो ये हमारे काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं। और इसे हम एयर को स्टोर करना भी काफ़ी ईजी होता है और हमें इसे दूसरे जगह तक पहुंचाना भी पाइपिंग के थ्रू हम इसे पहुंचा देते हैं। और ये हमारा एक्सप्लोसिव इन्वायरमेंट में जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हो गई और जहाँ पर आग लगने की संभावना ज़्यादा होती है वहाँ पर हम इसे यूज करते हैं। और इसमें हमें मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जहाँ पर भी हमें एक्चुएटर्स की ज़रूरत पड़ती है हम डायरेक्टली न्यूमेटिक सिस्टम से कंट्रोल करके पाइपिंग के थ्रू उसे यूज कर लेते हैं। और ये काफ़ी क्विक एक्शन और रिस्पांस टाइम इसका कम होता है, मतलब तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं ये। और इसके डिसएडवांटेज ये है कि एयर एक कंप्रेसिबल हमारा फ्लूइड है, तो इसमें क्या होता है कि हमारा प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ स्पीड और पोजीशन हमारी इजीली नहीं हो पाती। थोड़ी बहुत हमारी डिमेरिट्स इसके हैं, मतलब इजीली कंट्रोल नहीं हो पाते हमारे जो प्रिसीजन, अगर एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए तो वो हमारे नहीं होंगे फिर, तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है। और हाइड्रोलिक्स की बात करें तो हाइड्रोलिक्स में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल है तो हमारा स्पीड, पोजीशन और डायरेक्शन हमारा कंट्रोल अच्छे से हो जाता है और हाईली इफिशिएंट है और इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर कंपेयर करें, अगर हम इलेक्ट्रिकल और न्यूमेटिक की बात करें तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हमारी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आप इंडस्ट्री में भी देखे होंगे कि हमारे हाइड्रोलिक्स एक्चुएटर यूज होते हैं, जैसे क्रेन हो गया, ये सब में भी आप देखेंगे तो इसमें हाइड्रोलिक जनरली इसीलिए यूज करते हैं। और ये हमारे शॉक जो होते हैं, शॉक लोड जो होते हैं, वो बीच में जो वाइब्रेशन होते हैं तो उसे भी हमारा काफ़ी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। और इसमें हमारा जनरली ऑयल्स यूज करते हैं हाइड्रोलिक्स में, तो हमारा इसमें जो हमारा जो है कोरोजन वाली दिक्कत नहीं आती। अगर न्यूमेटिक यूज करते हैं तो उसमें हमारा थोड़ा सा दिक्कत होता है कि हमारे कोरोजन का इफेक्ट पड़ता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो क्योंकि ऑयल जो हम इसमें यूज करते हैं वो हमारे काफ़ी महंगे ऑयल्स आते हैं, तो जब भी लीकेज होती है तो हमारा परफॉर्मेंस भी लॉस होगा और हमारा कॉस्ट का भी लॉस होगा। और ये हमारे नॉइजी होते हैं। और जैसे कि हमारा अगर स्मॉल रोबोट के लिए हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोलिक सिस्टम, तो वो हमारी इकोनॉमिकल नहीं होती है, क्योंकि सेटअप इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम का जो सेटअप कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू न्यूमेटिक अगर बात करें। और क्योंकि विस्कोसिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, तो इसकी परफॉर्मेंस हमारी टेम्परेचर जैसे अगर बढ़ेगा तो परफॉर्मेंस भी हमारी दिक्कत करेगी। तो अब बात करते हैं सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर की। तो सेंसर्स हमारा क्या है कि सेंसर जो हमारा फिजिकल वेरिएबल चेंज है, जैसे टेम्परेचर हो गया, हमारा डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है, तो उसको पैसिव एलिमेंट चेंज में हमारा जैसे चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज इन इंडक्टेंस और चेंज इन कैपेसिटेंस में हमारा दिखाता है। इसको पैसिव एलिमेंट चेंज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर और कंट्रोलर जो हम यूज करते हैं वो हमारा किस पे काम करता है, वो हमारा काम करता है कि वो समझता है वोल्टेज और हमारा करंट में चेंज को, तो इस वजह से इसको पैसिव एलिमेंट करते हैं। क्योंकि सेंसर के बाद हमारा जो है फिर सिग्नल कंडीशनिंग उसको लगानी पड़ती है और उसको हम चेंज करते हैं वोल्टेज और हमारा करंट चेंज में उसे चेंज करना पड़ता है। और हमारा ट्रांसड्यूसर का जो हमारा है, ट्रांसड्यूसर जनरली जो यूज होता है वो हमारा एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है। और फिजिकल वेरिएबल जो चेंज है उसको हमारा एक्टिव एलिमेंट में चेंज करता है, जैसे हमारा चेंज इन वोल्टेज और चेंज इन करंट में। तो जनरली हमारा सेंसर्स के साथ हमारे सिग्नल कंडीशनिंग डिवाइसेस लगाने पड़ते हैं, तो इस वजह से जो सारे सेंसर्स होते हैं वो हमारे ट्रांसड्यूसर होते हैं। तो ये हमारे डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका के अनुसार
अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स अ यूजेबल आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक मेजरेंट। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अगर हम टेम्परेचर मेजर करते हैं तो हमारा क्या होगा कि टेम्परेचर अगर मेजर करते हैं हम थर्मोमीटर से मेजर करते हैं तो उसके हमारे क्या होता है कि डिस्टेंस में हमारे चेंज आएगा। हमारा जो अगर पारा के यूज करते हैं जो मरकरी होता है तो उसकी हमारी ऊपर बढ़ने लगती है जैसे जैसे टेम्परेचर होता है।